Dear learners, I welcome you to this module which will help you to understand the process of DNA replication. इस टॉपिक का ये सेकेंड पार्ट है. फर्स्ट पार्ट में हमने इस लेक्चर का डेफिनेशन समझा था कि रेप्लिकेशन क्या है, कितनी थियरीज प्रपोज की गई थी, सेमी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव एंड डिस्पर्सिव. और तीसरा हमने ये समझा था कि मिचेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट ने कैसे ये प्रूव किया कि डीएनए जो है वो नेचुरली सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन से रेप्लिकेट करता है. इस लेक्चर में हम ये समझेंगे कि एक्चुअल जो रेप्लिकेशन की प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है. तो सबसे पहले जो रेप्लिकेशन की जो प्रक्रिया है वो हमेशा 3 स्टेप्स में होती है: इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन. इनिशिएशन का मतलब होता है रेप्लिकेशन की शुरुआत होना. एलोंगेशन मतलब जो छोटा सा नया डीएनए बना है उसकी लंबाई का बढ़ना. और टर्मिनेशन मतलब जब पूरा डीएनए की कॉपी बन जाती है फिर उस प्रक्रिया को रोक देना. तो ये 3 स्टेप्स हम कह सकते हैं रेप्लिकेशन के. तो सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है इनिशिएशन. इनिशिएशन मतलब रेप्लिकेशन की शुरुआत हम कह सकते हैं. तो उसके लिए हम सबसे पहले ये समझते हैं कि इनिशिएशन प्रोसेस के लिए हमको ये एक प्रोकैरियोटिक डीएनए हम ले लेते हैं और ये एक यूकैरियोटिक डीएनए हम ले लेते हैं. तो ये जो प्रोकैरियोटिक डीएनए है, इस प्रोकैरियोटिक डीएनए में आप देख रहे हैं कि ये क्लोज्ड सर्कल है, मतलब कोवैलेंटली क्लोज्ड सर्कल है, इसमें कोई भी फ्री एंड नहीं है. और यूकैरियोट्स में हम देखते हैं कि इसमें फ्री एंड आपको दिखाई देता है. ठीक है, ये पहला दोनों में डिफरेंस है. और दूसरी बात यह है कि इसका साइज़ जो है प्रोकैरियोट्स का वो बहुत छोटा है और यूकैरियोट्स का साइज़ बहुत बड़ा होता है. दोनों ही केसेस में, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो यूकैरियोटिक हो, स्पेशल साइट पाई जाती है. जैसे मान लीजिए यहाँ इस डीएनए में ये साइट है, इस डीएनए में मान लीजिए यहाँ एक साइट है, यहाँ एक साइट है और यहाँ एक साइट है. तो जो रेड कलर से हमने हाईलाइट किया हुआ है वो जो है वो है ओराई साइट. उस साइट को हम क्या कह रहे हैं, वो एक स्पेशल सीक्वेंस होता है जिसको हम कहते हैं ओराई साइट. ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि प्रोकैरियोट्स में आप कितनी साइट देख पा रहे हैं, सिर्फ एक ही साइट है पूरे डीएनए में. और यूकैरियोट्स में आप देख रहे हैं कि मोर देन 1 ओराई साइट होती है. ठीक है, ये ओराई का मतलब होता है ओरिजिन, साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. ओके, दैट इज द मीनिंग ऑफ ओराई साइट. सबसे पहली बात. अब दूसरा आपको ये समझना है कि जो ओराई साइट होती है वो ओराई साइट हमेशा एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है. और वो सीक्वेंस में क्या सबसे ज़्यादा होता है, एडेनिन और थाइमिन. एडेनिन और थाइमिन होने के कारण क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप ये वाला एक सीक्वेंस का एग्जांपल ले लीजिए जिसमें सिर्फ एडेनिन और थाइमिन ही है दोनों स्ट्रैंड्स में. तो ये जो भाग है डीएनए का ये वीक होगा एज कंपेयर टू दूसरे उसके पार्ट्स के जहाँ पे गुआनिन और साइटोसिन भी है. ऐसा क्यों? क्योंकि एडेनिन और गुआनिन में आप सिर्फ डबल बॉन्ड देखते हैं यहाँ पे, और जैसे ही गुआनिन और साइटोसिन आता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है. तो इसीलिए देखा गया है कि 80 रिच रीजन जो होता है दैट इज ऑलवेज एन ओराई साइट. ओराई साइट में हमेशा आप क्या देखते हैं, 80 रिच रीजन देखते हैं. जी और सी की बॉन्डिंग वहाँ पे आपको दिखाई नहीं देती. तो इट इज़ ईजी टू ओपन अप अ डीएनए एट ओराई साइट एज कंपेयर टू अ साइट वेयर जीसी इज ऑल्सो प्रेजेंट. तो ये पहली चीज़ है जो आपको याद रखनी है कि डीएनए में एक ऐसा फिक्स्ड पॉइंट होता है जहाँ पे बहुत सारा 80 रिच रीजन होता है जिसको हम साइट ऑफ ओरिजिन कहते हैं, जो प्रोकैरियोट्स में एक ही होता है और यूकैरियोट्स में मल्टीपल ओराई साइट्स होते हैं. मतलब बहुत सारी जगह से रेप्लिकेशन एक साथ शुरू होता है जबकि प्रोकैरियोट्स में एक ही जगह से वो शुरू होता है. ठीक है, अब ये जो ओराई साइट होती है ये एक स्पेसिफिक एंजाइम रिकॉग्नाइज करता है. उस एंजाइम का नाम है इंसिजन एंजाइम. तो दिस इज एन एंजाइम विच कट्स द डीएनए at the
ओराई साइट, यहाँ से रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है। दिस इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब क्या हुआ कि जैसे ही डीएनए कट हो जाता है तो अब परिस्थिति जो है वो क्या हो जाएगी, इसको हम ऐसे देख लेते हैं। ये जो डीएनए है ये थोड़ा सा खुल गया है ना, और ये जो डीएनए है वो भी थोड़ा सा खुल गया। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे जो है वो इंसिजन एंजाइम ने कट करके जो बॉन्ड्स थे उसको ब्रेक कर दिया। इस प्रोसेस को हम कहते हैं लोकल अनवाइंडिंग। ओके, व्हाट इट इज कॉल्ड एज लोकल अनवाइंडिंग। तो जैसे ही लोकल अनवाइंडिंग होता है ये समझ में आ जाता है कि डीएनए के रेप्लिकेशन की शुरुआत अब हो रही है। तो ये कुछ इवेंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं इनिशिएशन में। इनिशिएशन की और एक थियरी प्रपोज की गई थी जिसमें कहा गया कि ओराई साइट और इंसिजन एंजाइम ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं इनिशिएशन करने के लिए, लेकिन एक रेप्लिकेटर इनिशिएटर का भी एक कॉन्सेप्ट आया, एक थियरी आई। एंड व्हाट इज रेप्लिकेटर? रेप्लिकेटर इज अ सीक्वेंस, बट you should remember that it is not the ORI site. It is a sequence although, but it is not the ORI site. ORI site is something else. So replicator is a sequence which is present in the DNA, and ये एक सीक्वेंस है रेप्लिकेटर सीक्वेंस जो डीएनए में पाया जाता है। और इनिशिएटर एक प्रोटीन है जो जाके उस रेप्लिकेटर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है और बाइंड करता है, जिसके बाद ये ऑब्जर्व किया जाता है कि बहुत फास्ट रेप्लिकेशन होके डायरेक्ट दो डॉटर डीएनएज आपको दिखाई देते हैं। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। ये जो इनिशिएटर रेप्लिकेटर थियरी है, इस थियरी के हिसाब से इनिशिएटर प्रोटीन के 3 अलग अलग फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले जो रेप्लिकेटर सीक्वेंस है उसको रिकॉग्नाइज करके उसको बाइंड करना, बाइंड करने के बाद उसके पास वाले डीएनए को इन्फ्लुएंस करके उसको मेल्ट करना, मतलब अनवाइंड करना, और अनवाइंड करने के बाद जो ऐसे प्रोटीन्स को रिक्रूट करना, रिक्रूट मतलब पास बुलाना या अट्रैक्ट करना, जो डीएनए रेप्लिकेशन को स्टार्ट कर सके, मतलब इट ऑलवेज अट्रैक्ट्स द एंजाइम व्हिच हेल्प्स इन डीएनए रेप्लिकेशन. So these are the 3 main functions which are assigned to an initiator protein. So this is a theory which says that apart from ORI site and incision enzyme, there is an initiator replicator protein complex which also works in coordination with the ORI site for initiation of replication. तो अब हम आते हैं प्रिंसिपल रिएक्शन ऑफ रेप्लिकेशन में, कि रेप्लिकेशन का मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इसका मतलब होता है लंबा होना, मतलब डीएनए को इलोंगेट करना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सब बेसिक रिएक्शन ले लेते हैं, जिसमें ये जो डीएनए है ये पेरेंटल डीएनए है जिसको देख के एक नया डीएनए बन रहा है ना। आपको हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि जो नया स्ट्रैंड है वो 5' से 3' की तरफ बनेगा। तो जो पेरेंटल स्ट्रैंड है उस पेरेंटल स्ट्रैंड को हम हमेशा एक वर्ड यूज़ करेंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है। और टेम्पलेट स्ट्रैंड में जो नया न्यूक्लियोटाइड आएगा वो हमेशा पेरेंटल स्ट्रैंड में जो खाली न्यूक्लियोटाइड है उसका कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे इस एग्जाम्पल में यहाँ C है तो जो आने वाला न्यूक्लियोटाइड है वो हमेशा G ही आएगा। तो ये कॉम्प्लीमेंटैरिटी हमेशा होती है। और जब G आता है तो यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाता है, देखिए ये 3' खुला है, 3' और आने वाले न्यूक्लियोटाइड का 5' है, से एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड यहाँ बन जाता है। आपको ये भी चीज़ एक याद रखनी है कि जो सिंथेसिस होता है नए स्ट्रैंड का वो हमेशा 5' टूवर्ड्स 3' एंड होता है, मतलब 3' एंड ही हमेशा मतलब इलोंगेट होगा, वहीं पे एडिशंस होंगे, 5' एंड पे कभी कोई एडिशंस नहीं होते। तो जो डायरेक्शन ऑफ सिंथेसिस है वो हमेशा क्या रहेगा आपका, 5' से 3' रहेगा। ये देखिए यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट को बताया गया है कि जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो जो अनपेयर्ड बेस है टेम्पलेट स्ट्रैंड में, अब टेम्पलेट का मतलब आप समझ गए, जो पेरेंटल डीएनए है जो अब स्ट्रिंगल स्ट्रैंडेड हो चुका है, उसमें जब एंजाइम आती है और वो नए न्यूक्लियोटाइड को ऐड करती है तो वो न्यूक्लियोटाइड हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होता है, पहली बात। और दूसरी बात, जो बॉन्ड बनता है वो हमेशा पहले वाले न्यूक्लियोटाइड का 3' और आने वाले न्यूक्लियोटाइड का 5' बॉन्ड
आपस में बॉन्डिंग करते हैं। ये जब प्रक्रिया होती है तो जो न्यूक्लियोटाइड आता है वो ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में होता है। ये ट्राइफॉस्फेट में से 2 फॉस्फेट रिलीज हो जाते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एंजाइम पायरोफॉस्फेटेज, और 2 फॉस्फेट निकल जाने के बाद एक फॉस्फोरस से डाइफॉस्फोएस्टर लिंकेज बनता है। और देखिए डीएनए का ये वाला जो नया स्ट्रैंड था, जो डॉटर स्ट्रैंड था, वो अब एक न्यूक्लियोटाइड लंबा हो गया। फिर अब क्या होगा, यहाँ साइटोसिन है, फिर एक नया न्यूक्लियोटाइड आएगा जो कि ग्वानिन है, जिसमें जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री है। फिर एक 3' 5' बॉन्ड बनेगा, फिर से पायरोफॉस्फेट रिलीज होगा और ये डीएनए स्ट्रैंड एक न्यूक्लियोटाइड और लंबा हो जाएगा। तो जो बेसिक कैटालिसिस है, जो बेसिक मैकेनिज्म है, वो यही है कि 3' के पास न्यूक्लियोटाइड आके जुड़ता जाता है और डीएनए का स्ट्रैंड लंबा होता जाता है। कौन सा न्यूक्लियोटाइड लाके जोड़ना है ये बताने का काम कौन करता है, टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड। अब हम आते हैं कि ये जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हमने अभी समझा, इस पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में जो एंजाइम बहुत बड़ा रोल प्ले करती है वो है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। देखिए पॉलीमरेज मतलब जो पॉलीमर बना रही है, कौन सा पॉलीमर बना रही है, डीएनए का पॉलीमर बना रही है, इसीलिए इस एंजाइम को डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कहते हैं। इस एंजाइम के स्ट्रक्चर को जब स्टडी किया गया तो एक विजुअलाइजेशन क्रिएट करने के लिए इसको एक हाथ के हथेली के फॉर्म में विजुअलाइज किया गया, जैसे पाम ऑफ अ हैंड। और यहाँ पे ये बताया गया है कि ये कैसे इतने सारे फंक्शंस को एक साथ हैंडल करती है। देखिए सबसे पहले इस पाम में वो जो डीएनए टेम्पलेट है जिसके आधार पे इलोंगेशन हो रहा है, जो यहाँ ग्रे कलर का है, उसको ये पकड़ के रखने का काम करती है। मतलब इट हैज़ अ पोजिशन फॉर डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड टू बी फिक्स्ड। ओके, देन सेकेंड है कि जो नया स्ट्रैंड बन रहा है उस स्ट्रैंड को भी ये प्रॉपर पोजीशन में ओरिएंट करके रखती है। तीसरा है जो इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड है उसके भी पोजीशन को ये मैनेज करती है, और ये जो पोजीशन है ये एग्जैक्टली वहीं पे होती है जहाँ इसको जाके ज्वाइन होना है। और एक बहुत टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक देखा गया है कि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है जहाँ पे उसको नया न्यूक्लियोटाइड ऐड करना है, उस पॉइंट के बाद 90 डिग्री पे वो डीएनए टेम्पलेट टर्न ले लेता है ताकि कहीं भी गलत बेस पेयरिंग नहीं हो, और जहाँ पे बेस पेयरिंग होनी है वहीं पे वो जाके ज्वाइन हो। अब हम आते हैं एक कॉन्सेप्ट पे जिसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। देखिए स्टार्टिंग में हम लोगों ने ओरिजिन में बताया कि लोकल अनवाइंडिंग होती है। लोकल अनवाइंडिंग मतलब एक जगह से जो दोनों डीएनए के बीच में जो नाइट्रोजनस बेस पेयर्स है वो अपना बॉन्ड छोड़ देते हैं या टूट जाता है वो बॉन्ड। जैसे ही टूटता है तो आपको एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का स्ट्रक्चर मिलता है इस तरह से। ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। ये जो रेप्लिकेशन फोर्क होता है ये अगर आपका जो डीएनए स्ट्रैंड है उसमें दोनों तरफ रेप्लिकेशन हो रहा है, मतलब इधर भी हो रहा है और उस तरफ भी हो रहा है, तो वो बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन कहलाता है। ऐसे केसेस में 2 रेप्लिकेशन फोर्क्स आपको मिलते हैं, और जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कि ये एक ही तरफ मूव हो रहा है तो उसको हम यूनिडायरेक्शनल रेप्लिकेशन फोर्क और यूनिडायरेक्शनल रेप्लिकेशन कहते हैं, जिसमें आपको एक ही फोर्क नज़र आता है। तो ये है आपकी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो पॉलीमराइजेशन कर रही है। ये जो फिगर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप 6 टर्म्स को समझेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है डीएनए रेप्लिकेशन को समझने के लिए। सबसे पहले है जो हमने पहले ही कर चुके हैं, टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब होता है वो पेरेंटल स्ट्रैंड जो अभी सिंगल स्ट्रैंडेड है और जिसको आधार मान के नया डीएनए स्ट्रैंड बन रहा है उसको हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, जो नया डीएनए बन रहा है उसको हम कहते हैं द डॉटर स्ट्रैंड, उसको हम डॉटर स्ट्रैंड कहते हैं। तो एक होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड और दूसरा होता है डॉटर स्ट्रैंड। तो ये जो डॉटर स्ट्रैंड और टेम्पलेट स्ट्रैंड होते हैं इनमें 2 चीज़ें हमको देखनी है। वो देखने के लिए हम एक बार और वो टॉपिक रिवाइज कर लेते हैं कि जो नया सिंथेसिस है डीएनए का वो हमेशा कौन सी दिशा में होता है, 5' से 3'। अब आप देखिए ये वाले टेम्पलेट को, देखिए ये वाले टेम्पलेट को जो ग्रे कलर का है, ये टेम्पलेट जो है ये किस दिशा में है, इसका 3' यहाँ है और इसका 5' एंड इस तरफ है। ठीक है, तो जो नया स्ट्रैंड इसमें बनेगा वो किस दिशा में बनेगा, इस दिशा में, क्योंकि नए स्ट्रैंड का 5' ये है और 3' दिशा ये है।
तो जो नया बनने वाला स्ट्रैंड है जिसकी 5' to 3' दिशा वही है जिस दिशा में डीएनए पॉलीमरेज मूव कर रही है, मतलब डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन जो है, तो ऐसा स्ट्रैंड एक बार में कंटिन्यूअसली बनता हुआ दिखाई देगा। देखिए इसमें कोई ब्रेक नहीं है, तो इसको हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। जो एक बार बनना शुरू होता है तो वो बनता ही जाता है बिना किसी ब्रेक के, उसको हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। और वो जो टेम्पलेट है उसको हम कहते हैं लीडिंग टेम्पलेट। तो ये दो टर्म्स हैं, लीडिंग टेम्पलेट और लीडिंग स्ट्रैंड। लेकिन उसका जब दूसरा स्ट्रैंड आप देखेंगे, ये वाला ग्रे, तो ग्रे कलर का 5' और 3' की दिशा इस तरफ है। मतलब जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो किस तरफ बनेगा, उल्टी दिशा में बनेगा। जहाँ एंजाइम मूव कर रही है उस दिशा के विपरीत बनेगा। तो जो विपरीत बनते हैं स्ट्रैंड्स, देखिए यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज को उल्टा आना पड़ रहा है, डायरेक्शन ऑफ सिंथेसिस ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड। तो ऐसे जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो कभी भी एक साथ पूरे नहीं बनते और छोटे छोटे टुकड़ों में, मतलब बनते हैं फिर रुक जाते हैं, फिर बनते हैं फिर रुक जाते हैं। तो जब इस तरह का सिंथेसिस होता है तो फिर हम उस स्ट्रैंड को कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड और उसके टेम्पलेट को हम कहते हैं लैगिंग टेम्पलेट। तो ये चार चीज़ें तो क्लियर हो गई हमारी कि लैगिंग स्ट्रैंड क्या है, लीडिंग स्ट्रैंड क्या है, लैगिंग टेम्पलेट क्या है और लीडिंग टेम्पलेट क्या है। अब हम आते हैं लैगिंग स्ट्रैंड में जो छोटे छोटे टुकड़े यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये लाल रंग के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, ये फिर से बीच में ब्रेक हो जा रहा है। तो ये छोटे डीएनए के टुकड़ों को हम कहते हैं ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट। और इसका सिंथेसिस आप देख रहे हैं कि रुक रुक के हो रहा है, वो एक साथ नहीं हो रहा, तो फिर इसको हम कहते हैं डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस। तो अब हम एक कॉमन टर्म पे आ सकते हैं कि जो लैगिंग स्ट्रैंड होता है और लैगिंग टेम्पलेट होता है वो डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस के थ्रू जाता है, जबकि जो लीडिंग स्ट्रैंड होता है और लीडिंग टेम्पलेट होता है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूअस सिंथेसिस। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। अब हम आते हैं उसके आगे कि ये जो रेप्लिकेशन फोर्क से ये डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन जा रहा है, इसमें जो ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो लैगिंग स्ट्रैंड में बनते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको समझनी है कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, देखिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम हम हमेशा कहाँ पे बोल रहे हैं, जहाँ पे उसको डीएनए को लंबा करना है, इलोंगेशन करना है। हमने कहीं भी ऐसा नहीं कहा कि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो रेप्लिकेशन को शुरू करती है, ठीक है। तो डीएनए पॉलीमरेज में ये एबिलिटी नहीं होती कि वो डीएनए रेप्लिकेशन को शुरू कर पाए। वो हमेशा डीएनए स्ट्रैंड को, मतलब एक एंड को, एक छोर को वो लंबा कर सकती है, पर वो शुरू से डीएनए सिंथेसिस नहीं कर सकती। उसके इस प्रॉब्लम के कारण यहाँ पे आप देखिए कि ये जो लाल है ये तो डीएनए है, उसके पहले एक छोटा सा हरा फ्रैगमेंट आप देख रहे हैं, जहाँ जहाँ आप देख रहे हैं कि एक नया डीएनए बना है, उसके पहले एक छोटा सा ग्रीन कलर का फ्रैगमेंट देख रहे हैं, ये है आरएनए, है ना। और आरएनए जो है वो बनाने के लिए एक प्राइमेज एंजाइम है जो आती है और सबसे पहले एक छोटा सा आरएनए का टुकड़ा बना के चली जाती है। जो छोटा सा आरएनए का टुकड़ा बनता है उसको हम कहते हैं आरएनए प्राइमर। और आरएनए प्राइमर जो है वो बेस जैसा काम करता है, जिसको लंबा करने का काम डीएनए पॉलीमरेज करती है। तो जो एक्चुअल रेप्लिकेशन की शुरुआत है, मतलब पॉलीमराइजेशन की जो शुरुआत है, वो हमेशा आरएनए पॉलीमरेज करती है, जिसको इस केस में प्राइमेज एंजाइम का नाम दिया गया है। और जैसे ही एक छोटा सा आरएनए का टुकड़ा बन जाता है, उसको लंबा करने के लिए फिर डीएनए पॉलीमरेज आती है। तो जब डीएनए रेप्लिकेशन पूरा ख़त्म हो जाता है, मतलब ये प्रोसेस पूरा लंबा इलोंगेशन करके और डीएनए मॉलिक्यूल पूरा कॉपी हो जाता है, उसके बाद क्या प्रॉब्लम आता है कि जो नया डीएनए बना है उसमें बीच बीच में आपको क्या मिलेगा, आरएनए मॉलिक्यूल मिलेगा। देखिए जो ग्रीन कलर का है, जबकि हमको डीएनए में आरएनए मॉलिक्यूल की कोई ज़रूरत नहीं है। वो क्यों यहाँ पे है, क्योंकि प्राइमर के बिना डीएनए पॉलीमरेज जो है वो पॉलीमराइजेशन नहीं कर सकती। तो इसका रिमूवल जो होता है वो फॉलोइंग स्टेप्स से होता है। एक आरएनएज एच एंजाइम होती है जो उस आरएनए मॉलिक्यूल को डिलीट करती है वहाँ से, या उसको हाइड्रोलाइज करती है। कौन से एक्टिविटी से, 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। जब ये एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी दिखा देती है तो एक गैप क्रिएट होता है, उस गैप में डीएनए पॉलीमरेज आके एक नया डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसाइज कर देती है। इसका भी डायरेक्शन 5' to
3' होता है, और जो गैप बचा रहता है उसको सील करने के लिए डीएनए लाइगेज आती है। तो इन 3 एंजाइम्स के हेल्प से आरएनए प्राइमर को रिमूव करके हर जगह पूरा डीएनए मॉलिक्यूल बन जाता है। अब हम आते हैं कुछ एंजाइम्स जो बहुत ज़रूरी हैं इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, जो अभी हमने समझी। सबसे पहले है डीएनए हेलिकेज। डीएनए हेलिकेज एक एंजाइम है जो कि हेक्सामर है। यहाँ आप देख रहे हैं 6 सब यूनिट्स हैं, एक प्रोटीन है जिसमें 6 सब यूनिट्स हैं, और ये हमेशा लैगिंग स्ट्रैंड के थ्रू जाती है। लैगिंग स्ट्रैंड मतलब समझ रहे हैं आप, जिसमें धीरे धीरे रेप्लिकेशन हो रहा है, उसके थ्रू ये अटैच होती है, और एटीपी को यूज़ करके, उसके एनर्जी को यूज़ करके ये बहुत फास्ट रिवॉल्व होती है, घूमती है चक्री जैसी। इसके एक्शन के कारण क्या होता है, जो डीएनए है उसके बीच के जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है वो टूटते जाते हैं, और ये डीएनए थोड़ी दूर के लिए खुल जाता है। उस खुलने को हम क्या कहते हैं, अनवाइंडिंग। तो जो दिशा होती है हेलिकेज की, वो भी हमेशा 5' to 3' ही होती है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि ये हेलिकेज यहाँ पे आके जुड़ी, जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डीएनए हेलिकली ट्विस्टेड था वो अब ओपन हो गया है। और इसके लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है, एटीपी हाइड्रोलिसिस से मिलती है। तो ये फंक्शन है डीएनए हेलिकेज का। इट हेल्प्स टू अनवाइंड द डीएनए सो दैट द डीएनए रेप्लिकेशन कैन कंटिन्यू। अब हम आते हैं एसएसबी प्रोटीन। जब एक बार सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाता है, उसके बाद अगर हेलिकेज आगे चली गई तो डीएनए वापस क्या हो सकता है, रिवाइंड हो सकता है। तो वो रिवाइंड नहीं होना चाहिए करके ये एक स्पेशल प्रोटीन्स आते हैं जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के नाइट्रोजनस बेसिस को बाइंड करके रखते हैं, और इसीलिए उसको हम कहते हैं कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए स्टेबिलाइजेशन प्रोटीन भी है। मतलब डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड को जो स्टेबल बना के रखता है, जब तक डीएनए पॉलीमरेज वहाँ नहीं आती, तो इसको हम कहते हैं एसएसबी प्रोटीन। तो ये जो प्रोटीन होता है इसका बाइंडिंग कोऑपरेटिव है। कोऑपरेटिव का मतलब जैसे एक एसएसबी प्रोटीन बाइंड करेगा तो वो और बहुत सारे एसएसबी प्रोटीन्स को अट्रैक्ट करता है, और उनके बाइंडिंग की गति फास्ट हो जाती है। एसएसबी प्रोटीन्स जो होते हैं वो 2 मोनोमेरिक यूनिट अटैच्ड होते हैं एक साथ, मतलब दे आर डाइमर्स। अब हम आते हैं थर्ड एंजाइम की तरफ। मतलब पहला जो था जो हमने लिया वो हेलिकेज था, दूसरा था सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, अब तीसरा है जो रेप्लिकेशन में हेल्प कर रहा है वो है टोपो आइसोमेरेज। जो टोपो आइसोमेरेज एंजाइम होती है वो हमेशा डीएनए रेप्लिकेशन के आगे चलती है। और क्या होता है, ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ये जब आगे बढ़ती है तो ये जो कॉइल है ये आगे खसकते जाते हैं, जिसके कारण सामने जो ट्विस्ट है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग। मतलब जो टर्न्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, जिसके कारण डीएनए अब आगे और खुल नहीं सकता, जिसके कारण डीएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ नहीं सकती। इस ट्विस्ट को खोलने के लिए टोपोआइसोमेरेज एंजाइम होती है जो क्या करती है, सिंपली एक कट करती है और दूसरी तरफ से डीएनए को जोड़ देती है। तो ये जो ट्विस्ट है ये एक ट्विस्ट खुल जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ नेगेटिव कॉइल। नेगेटिव कॉइल जब इंट्रोड्यूस होता है मतलब हेलिकल स्ट्रक्चर जब थोड़ा खुलता है तो वो रिलैक्स होता है, और डीएनए पॉलीमरेज जो है वो आगे बढ़ के अपने पॉलीमराइजेशन का काम खत्म कर सकती है। डीएनए पॉलीमरेजेस की बहुत सारी वेराइटीज़ हैं। देयर आर मल्टीपल डीएनए पॉलीमरेजेस इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, and their number of subunits are also quite different from one another, and their functions are also quite different. You can use this table to study the characteristic features of different kinds of polymerases which are taking part in replication. अब हम आते हैं कुछ स्पेसिफिक प्रोसेसेस पे जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में होती है और जिनके लिए थोड़े अलग प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है। डीकैटिनेशन एक प्रोसेस है जो सिर्फ प्रोकैरियोटिक डीएनए में पाया जाता है। अब डीकैटिनेशन का मतलब क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। ये जो सर्कुलर डीएनए है यहाँ से रेप्लिकेशन शुरू हुआ, और ये रेप्लिकेशन पूरा कंप्लीट होके ये 2 डॉटर डीएनए बन गए। लेकिन क्योंकि ये सी मॉलिक्यूल है, मतलब इसमें कोई फ्री एंड नहीं है, तो यहाँ प्रॉब्लम क्या आता है, ये दोनों इंटरकैलेटेड होते हैं। इंटरकैलेटेड मतलब आपस में फंसे हुए होते हैं, जिसको रिलीज करने के लिए एक स्पेशल एंजाइम होती है टोपोआइसोमेरेज, जो यहाँ पे कट करके इस डीएनए को बाहर से फिर से जोड़ देती है, जिसके कारण ये दोनों जो सी मॉलिक्यूल्स है ये फ्री हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को कहा जाता है डीकैटिनेशन।
तो decatenation is a process which is essentially seen in prokaryotic DNA, and therefore topoisomerases 2 are also found in prokaryotic DNAs. अब हम आते हैं एंड रेप्लिकेशन। जब इलोंगेशन पूरा हो जाता है और डीएनए पॉलीमरेज एंड पे पहुंच जाती है, तो ऐसे जगह जहां बहुत छोटी जगह है और जहां पे आरएनए प्राइमर नहीं बन सकता, उस जगह पे नया डीएनए सिंथेसिस होना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि आरएनए प्राइमर को बनाने के लिए वहां पे जगह नहीं रहती। ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम। ये जो प्रॉब्लम होता है, ये यूकैरियोट्स में सॉल्व होता है बाय द एंजाइम कॉल्ड एज टीलोआइसोमेरेज। ये जो टीलोआइसोमेरेज या टीलोमेरेज एंजाइम जो है, ये एंजाइम एंड रेप्लिकेशन करती है बाय यूजिंग अ रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ TTA GGG, मतलब इसी सीक्वेंस को वो रिपीट करके रेप्लिकेशन को एंड करती है। ये जो टीलोमेरेज एंजाइम है, इसकी ये स्पेशलिटी होती है कि इसको आरएनए प्राइमर की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एंड में आरएनए प्राइमर अवेलेबल नहीं हो सकता। ये एंजाइम जो है, ये एक्सीलेंट एग्जाम्पल है राइबोजाइम का, क्योंकि इसके अंदर ही आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सीक्वेंस प्रोवाइड करते हैं इस एंजाइम को टेल के डीएनए को सिंथेसाइज करने के लिए, और इसीलिए टीलोमेरेज एंजाइम को जो है वो टेम्पलेट की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो एंड रेप्लिकेशन बहुत अच्छे से सक्सेसफुली कंप्लीट करती है। So this was all the stages of DNA replication, all the proteins which are required for DNA replication, and the mechanism of DNA replication. I hope this has helped you to understand the process of DNA replication in detail. Thank you.